सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ज़ैंगशी चीन के सूबे हैनान के शहर हाइकू का मेयर था। हैनान ही के 2 शहरों का वो डेप्यूटी मेयर भी रह चुका है और इसके साथ साथ हाइकू की कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी का सेक्रेटरी भी रहा। वो हैनान सूबे की कायमा कमेटी का भी रुकन था। उसने कम्युनिस्ट पार्टी में 1983 में शमूलियत इख्तियार की। ज़ैंग पर करप्शन करने का इल्ज़ाम लगा और चीन के नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन ने उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंटी करप्शन या नैब या FIA पाकिस्तान में। बिलखुसूस अगर हम नैब की बात करें तो जैसे नैब पाकिस्तान में तहकीकात कर रहा है करप्शन की, इसी तरह से नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन ने चीन के इस बड़े ताकतवर सियासतदान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। इन्हीं तहकीकात के दौरान जब उसके घर पर छापा मारा गया तो एक खुफिया तहखाने से 13.5 टन सोना बरामद हुआ और उसके अकाउंट से 30 अरब पाउंड्स की रकम बरामद हुई। यह रकम डॉलर्स, यूरोस और चीनी युआन की सूरत में पाई गई। इस सोने की मालियत तकरीबन 50 करोड़ डॉलर्स लगाई गई है। कार्रवाई के दौरान ज़ुआंग के पास से कई हजार मुरब्बा मीटर रिहायशी इमलाक, कीमती पेंटिंग्स भी बरामद की गई, जबकि वो कई ट्रकों का मालिक है। उसकी हजारों मुरब्बा मीटर रकबे की पुरतायुश जायदादें सामने आई हैं जो कि उसने काफी अरसे से छुपा कर रखी थी। यह चीनी सदर शी जिनपिंग की करप्शन के खिलाफ मुहिम का एक हिस्सा है। करप्शन का खात्मा कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी पॉलिसी है। जब से शी जिनपिंग चीन के सदर बने उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन करप्शन के इल्जाम में 10,000 लोगों पर फर्दे जुर्म आयद की गई है। ज़ैंगशी की तरह तकरीबन 120 और बाज़ ज़राए के मुताबिक तकरीबन 250 बड़े ताकतवर करप्ट अफराद, जिनमें चीन की खुद हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उन्हें इस तरह की तहकीकात में बेनकाब किया जा चुका है जिस तरह की तहकीकात ज़ैंगशी के बारे में की गई। याद रहे कि अगर ज़ैंगशी पर यह जुर्म साबित हो गया तो उसे सजाए मौत दी जा सकती है, क्योंकि चीन में 1.5 मिलियन युआन मालियत से ज्यादा की करप्शन करने वाले को सजाए मौत दी जाती है। ज़ैंगशी के घर पर रेड हुआ, उसके खुफिया तहखाने से सोना बरामद हुआ, लेकिन चीन में किसी को भी यह कहने की जुर्रत नहीं हुई कि चीन की जमहूरियत डीरेल हो रही है और चीन में कोई इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान में यही कुछ होता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ऑनरेबल सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकरामुल्लाह जो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, आपका बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा साबिक वजीर नीलोफर बख्तियार साहब हमारे साथ हैं वीडियो लिंक पे, आपका बहुत शुक्रिया। दारियो साहब, आपसे इसे आगाज़ करता हूँ। इसी तरह के मनाजर हमने जब कायम खानी को गिरफ्तार किया गया चंद रोज़ पहले, तो उसके घर से जिस किस्म का सामान बरामद हुआ, उसके घर के जो मनाजिर, उसकी गाड़ियों के जो मनाजिर सामने आए, वो शायद इतने बड़े तो नहीं थे लेकिन इससे मिलते जुलते थे। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों पर जब हाथ डाला जाता है तो करप्शन पर हाथ डालने से जमहूरियत क्यों डीरेल हो जाती है? अगर होती तो ये जो 10,000 लोगों पर इंडिक्टमेंट को इंडिक्ट किया गया है चीन में, तो चीन की जमहूरियत तो तबाह हो जानी चाहिए थी अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए एहतसाब पे या अकाउंटेबिलिटी पे। हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारा सिर्फ ये अर्ज़ है कि अगर एहतसाब हो तो सबका हो, अक्रॉस द बोर्ड हो। आप देखें जिस तरीके से एहतसाब यहाँ हो रहा है, किसी की भी आप उठा लें गिरफ्तारी से 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन पहले ही बता दिया जाता है वफाकी वज़रान की तरफ से कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ दिन गिरफ़्तार हो जाएगा, फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये एक्शन होने वाला है, फ़लाँ जल्द जेल जाएगा। देखें इस चीज़ों पे हमें एतराज़ है। क्या सिर्फ़ करप्ट लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हैं? क्या तहरीक इंसाफ में कोई करप्ट नहीं?
आप देखें कि तहरीक इंसाफ में जो लोग बैठे हुए हैं तकरीबन 90% दूसरी पार्टियों से गए हुए हैं। अगर उस पार्टी में कोई चला जाता है वो वॉशिंग मशीन से धुल के आ जाता है और उस पर सारे जो इल्ज़ामात होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। देखें, हमें इस चीज़ पे एतराज़ है कि एहतसाब हो, बेशक सबके लिए हो, अक्रॉस द बोर्ड हो। आज देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब हो रहा है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है, इसी चीज़ से इदारे तबाह होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जमहूरियत ख़तरे में है, हम खुदा न खास्ता ये नहीं चाहते कि आप एहतसाब को ताला लगा दें। एहतसाब यही आप देखें KPK में शुरू हुआ था, उन्होंने अपना इदारा बनाया। आपने देखा कि नैब उन्होंने अपना बनाया, क्या हुआ? नैब को ताले लगा दिए। बिल्कुल सही। वो क्या हुआ? DG जिसकी तारीफें हो रही थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि बड़ा ईमानदार, बड़ा ऑनेस्ट आदमी हम ले आए। इकराम भाई, कता कलामी की माजरत, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, इससे किसी सूरत में इख्तलाफ नहीं किया जा सकता जो आप फरमा रहे हैं कि KPK के अंदर इन्होंने एहतसाब कमीशन का गला घूंटा। इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि उतना हुकूमत का या और बहुत सारे इदारों का एहतसाब नजर नहीं आ रहा जैसे आपकी या मुस्लिम लीग नून का हो रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि ये तो जानिबदार एहतसाब कर रहे हैं। आप लोगों के पास 5 साल हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून के पास 5 साल हुकूमत थी, 10 साल ये जमहूरियत के आप दोनों चैंपियंस थे। आप इंसाफ पर मबनी एहतसाब कर लेते, ये तो इंतकामी एहतसाब कर रहे हैं ना। आप अच्छा एहतसाब कर लेते, आज कौम को हम बता रहे होते, इमरान खान को हम बता रहे होते कि वैसा एहतसाब करें जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया। खुद तो आपने किया नहीं। अब अगर आज लंगड़ा लूला जैसा एहतसाब शुरू हुआ है, आप चाहते हैं उसका भी धड़ा तख्ता हो जाए। देखें, हम ये नहीं कह रहे, फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये एहतसाब नहीं होना चाहिए या एहतसाब ये जो हो रहा है ये बंद होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग गिरफ्तार होते हैं तो PTI के भी होने चाहिए। वहाँ भी लोग हैं जिनके ऊपर रेफरेंसेस हैं, वहाँ भी लोग हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, इंक्वायरीज़ हो रही हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर पे ख़ुद इंक्वायरी चल रही है। वो क्यों नहीं गिरफ्तार होते? दूसरे लोग क्यों नहीं गिरफ्तार होते? आप देखें कि KPK की जो भी इंक्वायरीज आती हैं नैब उन्हें ख़त्म कर देता है। ये कैसा एहतसाब है? एहतसाब हो सबके लिए क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप ताले लगा दें, हम ये नहीं कहते कि आप एहतसाब को बंद कर दें, हम कहते हैं सबका एहतसाब करो। जिन्होंने भी कोई गलत, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, जिन्होंने भी अगर कायम खानी ने गलत किया है तो उसका भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा एहतसाब नहीं हो कि एक दिन आप इल्ज़ाम लगाएं 500 अरब रुपए के हमने एसिड्स और करप्शन निकाली है, दूसरे दिन जब कोर्ट में रिमांड लेने आए तो आप बोलें कि ये तकरीबन 5-6 करोड़ का इन्होंने घर नाजायज़ तरीके से बनाया है। सही है। ये इन चीज़ों पे हमें एतराज़ है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, इनके वफाकी वजीर रहे इमरान खान साहब के, और इनकी पार्टी के भी सीनियर रुकन है। अब शायद अब इस वक्त उनके पास मरकज़ी ओहदा भी है। उनके खिलाफ भी कल नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, आमिर कियानी साहब के खिलाफ। पुराने तहरीक इंसाफ के पुराने उनको नज़रियाती वर्कर कहा जाता है। इंक्वायरी शुरू हो गई है, मुमकिन है जाके इन्वेस्टिगेशन या किसी अगली स्टेज पे गिरफ्तार भी हो जाए। देखिए वीर बात साहब, जिस तरह आपने फरमाया, आपने सवाल किया कि आप लोगों ने, पिछली हुकूमतों ने क्यों नहीं एहतसाब किया, मैं बिल्कुल विदाउट एनी मेंटल रिजर्वेशन मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि हमने ना हमसे पहले किसी हुकूमत ने एहतसाब का ना कोई इस तरह का इदारा कायम किया जिसके ऊपर पूरी कौम को एतबार हो, और ना हम इस तरह का निज़ाम वज़ा कर सके जो कि इस वक्त विच नीड अख्तियार, जो कि आम तरीन जरूरत है, क्योंकि इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। और बाकी ये है कि ये हम नहीं कर सके, ये बिल्कुल नहीं कर सके हम। ये मैं एडमिट करता हूँ कि हमें इस तरह का इदारा भी बनाना चाहिए था जिसके ऊपर पूरी कौम को एतबार होता। और ये जो है ये सिस्टम ही कि जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन मिल के कोई चेयरमैन का इंतखाब कर लें और मेंबरों के इंतखाब इस तरह हों, तो वो ये सिस्टम ही इफेक्टिव है। और ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो जब भी कोई इंतखाब होंगे तो वो किसी का वो जो इफेक्टिव और फेयर और ट्रांसपेरेंट वो इंतखाब नहीं हो पाएगा जिस तरह की अब नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि ये लंगड़ा लूला जिस तरह आपने कहा, या पोलिटिकली टारगेटेड या पोलिटिकली मोटिवेटेड और इस तरह का वन साइडेड जो है वो इंतखाब जो है उससे ना होना बेहतर है। ये कोई जो है ये कोई उसका मुतबादिल नहीं है कि अगर ट्रांसपेरेंट और फिर अगर साफ नहीं हो पाया तो पिछले दौर में तो अब ये है कि कोई बात नहीं पोलिटिकल के लिए हो सकती। जैसे आप एक मिसाल देखें, आप दो मिसालें आप
कि ये देखें जिसके ऊपर कई तरह के इल्जाम थे उसको हटाया गया वजारत से, लेकिन उसके बाद पार्टी का चेयरमैन के बाद आम 3 रोजा उसको दे दिया गया, सेक्रेटरी उसको बना दिया गया। ये इमरान खान साहब या PTI की क़यादत के दिल में करप्शन के खिलाफ जो नफरत है या डिसलाइकिंग है, ये है उसकी कैफियत। दूसरी बात जो है वो देखें, हनीफ खान साहब को गिरफ्तार किया गया, वो 101 दिन गिरफ्तार रहे, उसमें से 80 दिन वो प्रोटेक्शन ऑर्डर में बैठ रहे। लाइन ड्रॉप हो गई, चीमा साहब की लाइन ड्रॉप होगी, दोबारा कनेक्ट करें चीमा साहब को। नीलोफर बख्तियार साहब, एहसन इकबाल साहब की आज मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से। एहसन इकबाल साहब ने कुछ फरमाया है, जरा दिखाएं फिर आपसे सवाल। खबर पढ़ के चौंक के रह गया कि पाकिस्तान के जो 6 या 8 टॉप बिजनेसमैन हैं वो आजिज होके, मजबूर होके आर्मी चीफ के पास जा रहे हैं कि हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं। जी नीलोफर बख्तियार साहबा, अगर कारोबारी तबका परेशान है या कारोबारी तबका मुतमिन नहीं है आपसे, तो इमरान खान साहब में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उनको कॉन्फिडेंस में ले सकें? ये फिर आर्मी चीफ है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ रहा है। ये इनके पास खबरें ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल में इनके ताल्लुकात आर्मी चीफ से बेहतर हैं हमारे से। लेकिन इससे पहले मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ आमिर कियानी साहब के हवाले से। वो जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं और हमारी जमात की जानिब से ये आ चुकी है क्लैरिफिकेशन कि ये खबर जो लगाई गई कुछ चैनल्स पे, ये पुरानी खबर थी और इसके ऊपर बहुत जल्द वो हद तक इज़्ज़त का दावा भी करने जा रहे हैं, पैमरा में भी वो दायर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी कोई हतमी बात कहना कि उनके ऊपर एहतसाब के केसेस बन गए हैं या कार्रवाई हो गई, ये गलत हो फिल वक्त। और दूसरी बात यह है कि हम तो ख़ुद कहते हैं, इमरान खान साहब के हम पैरोकार हैं कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड चाहिए, वो किसी का भी हो, और इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोई भी हमारी जमात का ऐसा शख्स होगा, चाहे वो वज़ीर हो या एक अदना कारकुन हो, अगर उसने पाकिस्तान की कौम का पैसा लूटा है या खाया है तो उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। दूसरी बात ये जी कि साथ ही एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं आर्मी चीफ के पास, तो मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि ये इस किस्म की जो खबरें फैला रहे हैं और ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कौम के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में क्या बहरान चल रहा है, कश्मीर के ऊपर क्या सिचुएशन जा रही है। ये ऐसी बेहिस पोजीशन है, आज तक ये उठ के अर्थ को एक अफेक्टेड एरियाज में नहीं गए। इनको नहीं पता कि इतना बड़ा जलजला आ गया है, आज़ाद कश्मीर में क्या तबाही मची, इनमें से कोई नहीं गया। इमरान खान साहब अमेरिका से आके बिलावल गए आज नीलोफर साहब, तो उसके बाद गए ना जी, मगर आ गए जी, टू लेट। खान साहब से दूसरे रोज वो चले गए, उसके बाद आके वो मीटिंग, इनको क्या लाया, इनका काम नहीं। और नून से कौन गया मुझे बताएं, इनका वजीर वहां बैठा हुआ है, कोई हदायत जारी कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब जेल से अपने वजीर आजम को कहते हैं, कुछ उसके ऊपर बोलते हैं, कोई बोला इश्यूज के ऊपर इनके पास बात नहीं है, सिवाय इसके कि इन्होंने हर चीज को इन्होंने खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ लीडरान चाव की बात करनी, इनका कोई और एजेंडा नहीं है। और मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि ये किस तरह उन लोगों को डिफेंड करते हैं जिन्होंने इस कौम को लूटा है कि आज कंगाल हो गई है, और हमें कहते हैं को लेके फिर रहे हैं, कैसे न ले, तो आपका ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो हमें चलाना तो है ना। हम लोग खुदकशी करने पे मजबूर तो नहीं कर सकते, पूरी कौम को हम डूब के मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमने तो उनकी मदद कर अपने लोगों की, तो इस कौम को बुहरान से, अंधेरे से निकालना है। सो इसलिए मजबूरी के आलम मैं समझती हूँ कि इनको कुछ एहसास करना चाहिए कि कम से कम अपने गलत लीडरान की, करप्ट लीडरान की पोशी नहीं करनी चाहिए। और ये लॉन्ग मार्च क्या करेंगे आप मुझे बताएं। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो सिर्फ अपनी लीडरी चमका रहे हैं और ये लोग भी जानते हैं। अच्छा, फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? कॉल देंगे फजलुर रहमान साहब ने जो अभी फजलुर रहमान साहब ने जो फरमाया, मैं चाहूंगा जरा आपको सुनवा देते हैं नीलोफर साहबा, वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों बाहर निकल रहे हैं ना, यानी उनका मौक़िफ़ क्या है। वो कि वो एक जायज़ हुकूमत के खिलाफ धरना था, वो हुकूमत मईशत को तरक्की दे रही थी और उस वक्त भी ये रुकावट थे। आज जब इनकी हुकूमत है,
तो इनके अपने अमल से मुल्क की मईशत तबाह होकर गिर गई है और एक नाजायज़ हुकूमत है। उस वक्त हम इसलिए नवाज शरीफ के साथ थे कि उसकी हुकूमत जायज़ थी। वो ये फरमा रहे हैं नीलोफर साहबा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जायज़ थी, मौलाना साहब इसलिए उनके साथ थे और आपने एक जायज़ हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था। आज आपकी हुकूमत नाजायज़ है और मौलाना साहब आपके खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे और जायज़ नवाज शरीफ के साथ खड़े होंगे। देखिए, वो खुद ये साबित कर रहे हैं अपने अमल से, अपनी बातचीत से, अपनी गुफ्तगू से कि वो किस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं और किसका साथ दे रहे हैं। आज अगर वो हुकूमत में नहीं है तो उनको इतनी तकलीफ़ है, हर हुकूमत के साथ उन्होंने मिलकर इस कौम को लूटा है। कश्मीर कमेटी का जो सत्यानाश इन्होंने फेरा है, आज हर कश्मीरी बच्चा जो है वो उनका नाम लेके इनको बुरा भला कह रहा है। मैं इन डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, कौम इन डिटेल्स को जानती है, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि मौलाना साहब को सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी सियासत को जिंदा करने के लिए इतना बड़ा कौम के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। और अब वो अकेले रह गए हैं, अब वो मज़हब का कार्ड खेलेंगे। क्यों इस कौम को ग्रुपों में बांट रहे हैं? कब तक लड़वाएंगे ये लोगों को आपस में, और वो भी मज़हब के नाम पे? अल्लाह ताला से डरना चाहिए लोगों को। इनको ये सोचना चाहिए कि मजलूम कश्मीरियों की आह लग रही है। लेकिन आप तारीफ करें, देखिए नीलोफर साहब, आप थोड़ा सा देखें, थोड़ा दिल बड़ा करें। यहाँ पे आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तारीफ करें कि उन्होंने मौलाना साहब के जो मजहब के कार्ड को मुस्तरद कर दिया है। मौलाना साहब के साथ है लेकिन वो कह रहे हैं कि मजहब का कार्ड इस्तेमाल मत करें। तारीफ करें और देखें, इतना तो आपको करना चाहिए ना। वो मजहब का नहीं जी, मेरा तो दिल बहुत बड़ा है, चाहे इनका दिल इतना भी बड़ा ना होता कि जिस रोज़ पूरी दुनिया ने, आलम इस्लाम ने उठा लिया इमरान खान साहब को एक हीरो बना के, और इन्होंने उस स्पीच को भी क्रिटिसाइज किया, उस पर भी कीड़े निकाले। इनका कोई ज़मीर है, इनका कोई ईमान नामा है इनके आगे? इनको समझ में नहीं आती कि ये क्या कहते हैं। आप यकीन माने कि इतने लोग मुझे आज मिलते हैं जो पहले पीपल्स पार्टी के साथ, जो नून लीग के बहुत जीदार किस्म के कारकुन थे, वो कहते हैं कि आज के बाद हम इनका साथ नहीं देना चाहते, क्योंकि इतनी बड़ी तकरीर के बाद कम से कम 1-2 रोज तो ये खामोशी इख्तियार करते। चले जरा, उसी दिन इनका भांडा फूट गया। चले जरा मैं धारेजो साहब अब देखिए, उन्होंने दिल बड़ा कर दिया, आप भी दिल बड़ा कर दे। खान साहब ने अच्छी तकरीर की है। देखिए, तकरीर अच्छी की होगी, मसला ये है कि हमें देखने नहीं, आप सुने ज़रा, मुझे मेरी बारी है। लेकिन आपने उस चीज़ को, उसका रिज़ल्ट क्या निकला है? आपकी कितने ममालिक ने सपोर्ट की है? तुर्की और मलेशिया सिर्फ 2 मुस्लिम कंट्रीज़ थे जिन्होंने आपकी सपोर्ट की। उसके अलावा सिर्फ चाइना, आप जिनके जहाज़ में चढ़ के वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने आपकी सपोर्ट तक नहीं की। और हमारे मुस्लिम ममालिक कहाँ थे? आप इतने दिन क्या करते रहे? आपने ये इशू पहले क्यों नहीं उठाया? ये कश्मीर का मसला पहले किसी हुकूमत में क्यों नहीं हुआ? मैं तो समझता हूँ कि ये इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी टोटल फेल्यूर है। फ़ॉरेन मिनिस्टर कौन है? जुल्फ़ी बुखारी है या कुरैशी साहब? हमें कुछ पता नहीं कौन चला रहा है। आप देखें, वहाँ से ये दौरे करके आए हैं, अमेरिका से आए हैं, फिर खबर आई है कि नई कैबिनेट हो रही है, कैबिनेट से लोग हम हटा रहे हैं, जिन्होंने काम नहीं किया नए लोग आएंगे। मैं तो समझता हूँ इनको खुद रिज़ाइन करना चाहिए। एक हद होती है इनकॉम्पिटेंसी की। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखें कि इकॉनमी का क्या हाल कर दिया है। आज इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले बड़े प्रोजेक्शंस लगा के, प्रोजेक्टर लगा के लोगों को, मतलब मैं कहूँगा बेवकूफ़ बनाया इन्होंने कि 1 करोड़ आवाम को, लोगों को हम रोज़गार देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। वो कहाँ गए इनके वादे? वो कहाँ गई इनकी बातें? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कौन सा एक वायदा इलेक्शन से पहले जो इन्होंने किया हो वो पूरा किया हो। मुझे आप बता दें। चीमा साहब आप ही बता दें, मुझे तो नहीं समझ आ रही कौन सा वादा पूरा किया है। जी, इन्होंने देखें नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, बेशुमार नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। वादा खिलाफियों के भी रिकॉर्ड, यू टर्न के भी रिकॉर्ड, मईशत की तबाही के रिकॉर्ड, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने के रिकॉर्ड। देखें, इतनी जल्दी कोई हुकूमत आज तक डिस्क्रेडिट नहीं हुई, बदनाम नहीं हुई आवाम की नज़रों में जितनी जल्दी ये हुई है। और देखें, इस वक्त मैं तो कई बार कहता हूँ कि पूरी कौम की वो उनकी ज़ुबान पे 2 दुआएं हैं कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर
और दूसरी दुआ ये है कि या अल्लाह इस नाअहल और ज़ालिम हुकूमत से निजात दिला जिसने अवाम के साथ वो जुल्म किया। देखें अवाम लोग का जीना अपनी आज़ादी भी मांग रहे हैं, कश्मीरियों की आज़ादी। अवाम का जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने अवाम के लिए। देखें गरीब आदमी छोड़े मतवसत तबके के आदमी के लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। और जिस तरह के यके बाद दीगरे एक तसलसल तवातर के साथ महंगाई के इन्होंने बम गिराए हैं, अवाम तो झोलियाँ उठा उठा के इनसे निजात के लिए दुआएं कर रहे हैं। और दूसरी बात जनवरी से कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, 3 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखें बात यह है अमीर अब्बास साहब कि 5 साल तक क्या बात है, मुसलसल एक तसलसल के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ, इस्तेकाम के साथ सारी कीमतें स्टेबल थी। ये गैस देखें, बिजली देखें, पेट्रोल देखें, स्टॉक एक्सचेंज देखें, डॉलर देखें, पूरी इकॉनमी स्टेबल थी। इनके आती क्या हुआ है ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नाअहली है, बाद इंसामी है, नहुसत है, या सब का मजबूआ है। देखें अभी मोहतरमा नीलोफर बख्तियार फरमा रही थी कि हम तो इमरान खान साहब के पैरोकार हैं, और दूसरी उन्होंने बात की कि जी लोग जो हैं वो मौलाना फजल रहमान को जो है इस तरह बुरा भला कह रहे हैं। देखिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो किसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ की भी पैरोकार थी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी कौम जिस हद तक जितनी उनको उसको बुरा भला कहती है, जिसकी वजह से आज 9/11 के बाद जो मुशर्रफ ने जो स्टैंड लिया, जो पाकिस्तान के मफाद का सौदा किया, अपनी शख्सियत और अपनी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी प्रेसिडेंसी थी, अब उसका इक़्तिदार था, उसको अमरीकियों की नज़र में एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उसकी सारी नाजायज़ शराइत मानी, और अपने अफ़गान जो भाई थे मज़लूम उनके ख़िलाफ़ अमरीकी हमलावरों की मदद की, जिसके नतीजे में दहशत गर्दी भी आई, ख़ुद कुछ हमलावर भी आए, जिसके नतीजे में मईशत तबाह हो गई। और बकौल इमरान खान के 150 या बिलियन डॉलर की हमें उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई। तो उनके जो साबिक जो जिनके पैरों का साबिक उनके लीडर जो थे, उनको जितना बुरा भला लोग कहते हैं उतना किसी और को नहीं कहते। और दूसरी बात देखें, बात ये है कि अच्छा ब्रेक पे जाना, अगर आप इजाज़त है तो वो जवाब भी दे दें। अगर आपने इन्होंने जी आपको भी नीलोफर साहिबा ताना दे दिया परवेज़ मुशर्रफ का पैरोकारी का, मुझे इससे कोई वो इनहराफ नहीं है कि मैं उनकी काबीना का हिस्सा थी, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है, और मैं ये ठोक बजा के कहना चाहती हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब में कोई भी ख़राबी हो, लेकिन वो हुब्बुल वतन थे, और उन्होंने कभी आपको कोई पशेमानी नहीं है उनके साथ हाथों में बेचने की कोशिश नहीं की। मुझे बिल्कुल पशेमानी नहीं है, जितनी देर तक मैं उनके साथ रही मैंने बड़े फ़ख्र से काम किया, और मैंने कभी कौम के साथ गद्दारी नहीं की, और ना मैंने उनको गद्दारी करते देखा। लेकिन जब उनके साथ मेरे इख्तलाफात डेवलप हुए तो मेरे में इतनी जुर्रत थी कि मैंने उनकी काबीना से इस्तीफ़ा दिया और मैं पीछे हट गई। तो ये भी एक जुर्रत की बात होती है। आप लोग नवाज शरीफ के साथ और जरदारी साहब के साथ चलते रहे साला साल, किसी में उस वक्त जुर्रत क्यों नहीं हुई ये कहने की कि वो गलत काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ गलत है। आप में तो आज भी जुर्रत नहीं है कि आप उनको कह सके कि वो गलत है, और हम उनके जेल जाने के इक़दाम को डिफेंड नहीं करना चाहते। आज भी आप उनको डिफेंड करते हैं, टीवी चैनल्स पे डिफेंड करते हैं, और इतनी ज़ोर ज़ोर से डिफेंड करते हैं कि लोग हंसते हैं। यकीन माने कि आज जो आप अपने लीडर्स को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर पाकिस्तान में जुल्म ढाया जा रहा है, हर शख्स आपकी बात समझता है, बच्चा बच्चा समझता है कि ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन को छुपाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। उनकी प्रॉपर्टीज़ खुलेआम है, हर एक को पता है कि कहाँ से पैसा कमाया गया, किस तरह से कौम का खून पसीना निचोड़ के। एक बड़ा आम सवाल आपने उठाया है, ये सवाल जरा चीमा साहब के सामने रखूंगा एक ब्रेक से वापसी पे, कि चीमा साहब में से किसी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया उसूलों की बुनियाद पे। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। ब्रेक से पहले नीलोफर बख्तियार साहबा ने मुस्लिम लीग नून को ताना दिया और तंज किया कि उन्होंने, यानी नीलोफर बख्तियार साहबा ने मुशर्रफ साहब से इख्तलाफात की बुनियाद पर उन्होंने इक़्तिदार को ठोकर मार दी और उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन चीमा साहब की पार्टी में से किसी ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब की फैमिली में इतना बड़ा स्कैंडल आया, कोई एक शख्स भी नहीं था जो कहता नवाज शरीफ साहब आप इस काबिल नहीं कि अब मैं आपको वज़ीर आज़म कहूँ। नीलोफर बख्तियार हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम हैं,
मैं वैसे ये है कि मैं पूछता हूँ कि क्या उनके वैसे इख्तलाफात हुए जनरल मुशर्रफ से जिनकी आज भी वो तारीफ़ें कर रही हैं, वो क्या बात है? उनके तो ये करतूतों की बना उनकी वो सज़ा पूरी कौम जो भुगत रही है, और आप यानी पूरी 22 करोड़ आवाम में से चंद लोग आप जैसे होंगे यकीनन। और ये वैसे काबिल तारीफ़ बात है कि वो जो है वो आप ये बड़े माशाल्लाह बहुत कंसिस्टेंसी के साथ उनको सपोर्ट कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये भी ये है कि वो देखें ना, लेकिन एक तारीफ आप करेंगे कि करेंगे क्या नीलोफर बख्तियार साहब? नहीं, मैं तो कर रहा हूँ। जब मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार खत्म हुआ 2007 में, नहीं मैं आपके लिए थोड़ा सा दिफा करूंगा। नहीं, जब मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार खत्म हुआ तो बहुत सारे, आप दीजिएगा जवाब, बहुत सारे PMLQ के लोग, अमीर मुकाम, मारवी मेमन, बेशुमार लोग वो डिक्टेटर के साथ भी थे, और फिर वो जमहूरियत के चैंपियन नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए। नवाज शरीफ साहब ने उनको गले लगा लिया। ये नवाज शरीफ साहब के साथ इनका जो मसला था ना, मुझे ये नहीं देखें, मैं खुद भी पिंडी में मेरी पोस्टिंग भी रही है, मैं जानता हूँ, और उस दौर में भी मैडम नीलोफर बख्तियार से रब्ता रहा है, मैं उस वक्त सेनेटर भी थी। तो बात यह है कि इनका जो लोकल लीडरशिप थी पिंडी में, जिनको मुशर्रफ साहब सपोर्ट करते थे, मुझे याद पड़ता है कि उनके साथ इनके कोई इख्तलाफात थे, जनरल मुशर्रफ के साथ इनके गुज़ाती इख्तलाफ नहीं थे, और पता नहीं क्यों इनको ये रिज़ाइन करने पे मजबूर किया गया, वो भी आई डोंट नो, वो तो नीलोफर बख्तियार खुद बेहतर जानती होंगी, मुझे नहीं पता उसकी तफसील का। लेकिन ये है कि ये देखें, जो दूसरी जो बात है इन्होंने कही कि ये आज भी नहीं, पहले मुझे देखें, अगर आप मुझे इजाजत दें, पहले मुझे मेरे में बहुत लंबी बात कंप्लीट, बहुत देर से मुझे आपने इल्जाम लगाया है मियां नवाज शरीफ पे, देखें मुझे बात करने दें कि देखें, बात ये है कि ये कहती है कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्यों ना सपोर्ट करें। बात ये है कि ये देखें, मियां शहबाज शरीफ को जब हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा किया तो उन्होंने कहा कि नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज़ पॉलिसी से उसकी बदरीजती का इजहार होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस इल्ज़ाम पे मियां नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, उसके बारे में बिल आखिर अदालत ने कहा कि ये तो केस बनता ही नहीं है, और जिस केस में सज़ा दी वो वीडियो जज साहब जो हैं, उनका किरदार, उनका कंडक्ट जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शर्मनाक, स्टिंकिंग, और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ये हैं कि उसके शर्मनाक किरदार की वजह से अदलिया के सर शर्म से झुक गए हैं। क्या ऐसे जज के जो है वो फैसलों की आप ही तायद कर सकती हैं, और बाकी कौम तो तायद नहीं कर सकती? बाकी क्यों ना हम डिफेंड करें? मियां नवाज शरीफ इस कौम का मोहसिन है, इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर उसने बनाया, यहाँ मोटरवेज के जाल बिछा दिए, बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाई, CPEC का तोहफा दिया, क्यों ना हम उसको डिफेंड करें? जवाब मिल गया जी। आप इजाज़त है जी मुझे बोलने की, या आप प्रोग्राम सारा अगर आप भी करना चाहते हैं वन साइडेड तो फिर तो खैर है, मगर अगर आप इजाज़त दें तो कोई और भी बोल सकता है इस प्रोग्राम में। जी बोले बोले, हम तो खामोश हो गए हैं। देखिए, दो बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ बहुत एहतराम के साथ। एक तो ये कि मुझे इस्तीफ़ा देने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था, मैंने खुद दिया था, और मेरे में इतनी जुर्रत है कि मैं इस बात का एतराफ़ कर सकूँ। 6 महीने तक मेरे इस्तीफ़े को रोका गया कि वो मैं वापस ले लूँ, मेरी वजारत खाली पड़ी रही, लेकिन मैंने वो वापस नहीं लिया। एक तो ये प्लीज़ क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि आपने कौम को भी गुमराह कर दिया मेरे बारे में। दूसरी बात ये है कि जैसी जनरल मुशर्रफ की आप बात करते हैं, आप माजी में खो जाते हैं। हम हाल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, आप हाल पे रहिए। हम आपसे नवाज शरीफ साहब के बारे में, उनके ख़ानदान की करप्शन के बारे में सवाल करते हैं, आप जवाब जनरल मुशर्रफ के बारे में देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। माजी को छोड़ दीजिए, आप हाल में देखिए कि उन्होंने कौम के साथ क्या खेल खेला है। ये देखिए कि अफवाज पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या सलूक किया है। आप जो कह रहे हैं ना कि मैं इतनी ज़्यादा ज़िद्दी क्यों हूँ और इतनी ज़्यादा मैं उनको सपोर्ट क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने कभी उनको कौम के राज बेचते हुए नहीं देखा। मैंने कभी ये नहीं देखा कि उनके खिलाफ कोई ट्रीजन की बात पैदा हो सके। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहिबा ने ऐसे काम किए हैं माजी में, जिसके ऊपर कौम को बहुत सारे सवालात हैं इस वक्त। क्या कुछ नहीं हुआ है? और उन इतनी बड़ी एलिगेशंस को आपने अंडर द कारपेट कर दिया। उस वक्त तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी। लेकिन कौम की तो इतनी मेमोरी कमज़ोर नहीं है ना जी। हम तो जानते हैं कि मोदी साहब को आप शादियों तक पे तो दावत देते थे, और आपने क्या क्या उनके साथ खुफिया मायदे किए, ये सबको पता है।
तो आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है वो आपके पार्टी के लीडर हैं और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको डिफेंड करें। लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर इमरान खान साहब कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इस वक्त कौम के ऊपर बहुत बहरान का वक्त है, मुश्किल वक्त है, उनके अच्छे कामों को सराहें। खुदा के लिए सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान कर रहा है, हर काम को, हर इक़दाम को बुरा ना कहें। अभी हमारे वज़ीर साहब ने पीपल्स पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का फेलियर है पॉलिसीज़ का, वो अच्छे नहीं हैं। मैं समझती हूँ उनसे ज़्यादा शानदार फॉरेन मिनिस्टर मैंने तो कम से कम अपनी माजी की तारीख़ में नहीं देखा। एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनका और इमरान खान का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इमरान खान एक धड़ल्ले से एक दबंग बात करते हैं, खरी बात करते हैं, मुंह पे सुनाते हैं, और वो डिप्लोमेसी से काम लेके हंसते मुस्कुराते हुए वही पैगाम रिपीट करके पहुंचा देते हैं। आप कह रहे हैं किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, आप कह रहे हैं हमारा हौसला किसी ने नहीं बढ़ाया। आज का आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के देखें, कश्मीर के लिए पूरे पूरे आर्टिकल्स छपे हुए हैं, तस्वीरें छप रही हैं। आपके दौर में ये क्यों नहीं हुआ? ये इशू इतना हाईलाइट क्यों नहीं हुआ? आज हर कश्मीरी लीडर कश्मीर से ये आवाज़ क्यों दे रहा है कि इमरान खान तेरा शुक्रिया? इससे पहले उन्होंने नवाज शरीफ तेरा शुक्रिया, ये बिलावल तेरा शुक्रिया का लफ्ज़ क्यों नहीं कहा? तो खुदा के लिए हकीकत के ऊपर शुक्रिया राजी शरीफ इतना हुआ था कि लोग नवाज शरीफ की नौबत ही नहीं आ सकी। देखिए, बात सिर्फ ये है जी कि इस वक्त एक सच्चा और खरा लीडर है जो झूठ नहीं बोलता, जो कर्जे ले लेकर ख़जाने नहीं भरा और अपने पे नहीं लगा रहा। सऊदी अरब का अगर वो जहाज़ लेके गया तो वो मुल्क का पैसा बचाने के लिए लेके गया है। आपके लोगों की तरह, आपके लीडरों की तरह बड़े बड़े जहाज़ लेके हैरेट में शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। दारेजो साहब को भी शामिल कर लूँ तो बहुत बड़ी सारी बातें, मैं तलखी की बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही है, लेकिन हकायक के ऊपर रहें प्लीज, हकायक से ना हटें। बिल्कुल ठीक है। एक और हकीकत आपके सामने रखते हैं और दरेजो साहब से पूछते हैं। खौफनाक और अफसोसनाक, ना ख़त्म होने वाला कसूर से रिलेटेड ये वाक़या जहाँ पे बच्चों के साथ दरिंदगी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए भी समझ नहीं आती कि लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया जाए जो कुछ हो रहा है। इस जो भी हालिया एपिसोड है, इसमें जो शख्स कल गिरफ़्तार हुआ उसने जून में सबसे पहले एक बच्चे के साथ ये जुल्म किया, उसके बाद जुलाई में किया, फिर अगस्त में किया, फिर सितंबर में किया, और उस वक्त तक पंजाब पुलिस नहीं जागी जब तक मिड ऑफ सितंबर के बाद जो लोकल मीडिया है उसने इस स्टोरी को हाईलाइट नहीं किया, और फिर नेशनल मीडिया ने इस पर शोर मचाया। फिर प्राइम मिनिस्टर मजबूर हुए, उन्होंने ट्वीट की, फिर उस्मान बुज़दार साहब उम्रे से वापस आए और वो गए और GIT बनी। अब जो 4 कत्ल होने के बाद और 4 बेईमाना दरिंदगी के वाक़यात होने के बाद जो कुछ हुआ, वो पहली दफ़ा क्यों नहीं हुआ? क्या इस पे हुकूमत जो है उसके ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए? नहीं, क्या हुआ? चौथी दफ़ा के बाद जब मीडिया पे शोर मचा तो पुलिस ने 26,251 लोगों का सर्वे किया। ये पहले कत्ल के बाद क्यों नहीं किया गया? 4,684 घरों की तलाशी ली चौथे कत्ल के बाद। अगर पहले कत्ल के बाद होता तो 3 कत्ल बच सकते थे। 1734 लोगों का DNA चेक किया गया, पहले कत्ल के बाद क्यों नहीं चेक किया गया? 8,307 मोबाइल फोन्स का डेटा लिया गया। धारेजो साहब, क्या हुकूमत और पुलिस इस जुर्म के अंदर शरीक नहीं है कि जो उस वक्त तक इंतजार, अगर खुदा ना खास्ता अगर अभी भी चौथे कत्ल के बाद भी मीडिया हाईलाइट ना करता इस वाक़े को और मजीद 8-10 महीने तक ये वाक़यात होते रहते तो वहां पे तो कत्ल लर्जा खेज दास्तान रकम हो जाती कसूर के अंदर। तो ये जो इदारे सोए रहते हैं, ये मीडिया का काम है इनको झंझोड़ना हर दफा। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और मुझे दिली तौर पर मैं अफसोस करता हूँ उन वालदेन के साथ जिनके साथ ये गुज़री है। अल्लाह उनको सब्र दे। सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि देखें आप, फिर मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि मैं कैसे यकीन कर लूँ अपनी हुकूमत पे जो वज़रा आज़म बैठे हुए हैं, जो वज़रा आला पंजाब में बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि यही इमरान खान साहब ने बोला था कि हम पंजाब पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की तरह बनाएंगे, हम इसको डीपोलिटिसाइज करेंगे। आज देखें कि पंजाब में आप सिर्फ इन 15 महीनों में देखें कि कितने IG चेंज हो चुके हैं, कितने अफसरान तब्दील होते हैं। आप देखें कि पुलिस वहाँ की इतनी पोलिटिसाइज हो चुकी है।
इतनी पॉलिटिसाइज उन्होंने कर लिया है कि सिर्फ एक ही उनका मकसद होता है कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कैसे ख़त्म किया जाए और जो अपने मुखालफिन हैं उनको कैसे टारगेट किया जाए। अमन जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पंजाब में डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है। कसूर जैसे वाक़यात पे क्यों कुछ नहीं वो कर पाए। आप देखें कि ये पहला वाक़या नहीं है, आप खुद कह रहे हैं, ये कई इवन अभी तो आईजी ने भी एडमिट कर लिया है कि ये कसूर में सिर्फ क्यों हो रहे हैं, इन पे रिसर्च करनी चाहिए। अरे भाई आप 15 महीने में क्या कर रहे थे, आप पहले आपने क्यों कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट क्यों सो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें पंजाब गवर्नमेंट क्यों लोग चिल्ला रहे हैं कि खुदारा आपने एक सूबे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ देखें आपने क्या गवर्नेंस का क्या हाल कर दिया है, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बिठा दी है। आप सिर्फ वो लोग ब्यूरोक्रेसी में लाना चाहते हैं जो आपके ताबे काम करना आपको कराना है, जिनसे नाजायज़ काम लेना चाहते हैं। आप किसी भी अच्छे ऑफिसर को रख नहीं पाते। अगर कोई अच्छा ऑफिसर आता है तो आप उसको 1 महीने में उसकी छुट्टी करा देते हैं। आपने यही दुरानी साहब को यहाँ एडवाइज़र बनाया था होम का कि वो रिफॉर्म्स लाएंगे, आपने 1 महीने में उनकी छुट्टी करा दी। इतने आईजीज़ देखें पाकिस्तान में, इतने आईजी कहीं तब्दील नहीं हुए जितने पंजाब में हुए हैं। ये क्या वजह है? गवर्नेंस नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? रोज़ आए दिन खबर आती है वज़रा तब्दील हो रहे हैं, वज़ीर आला तब्दील हो रहा है। दरेजो साहब 10 महीनों में 13 आईजी तब्दील हुए हैं सिंध के अंदर भी। अरे भाई सिंध में कौन से 13 हुए हैं यार, आप हमें भी बताएं। 2008 से कोई 2008 से लेकर 2000 मैं इन 10 मेरे भाई मैं 10-12 महीने की बात कर रहा हूं। जब से ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई है पंजाब में कितने आईजी तब्दील हुए हैं? 4 बताएं। 4 मेरा ख्याल चौथा ये हैं चुके होंगे 4। और सिंध में देखें कितने तब्दील हुए हैं। राइट चले जाबिर वकास हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस सिचुएशन को कवर किया। पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कवर करते हैं। जाबिर से शॉर्टली अपडेट लूँ। जाबिर ये जो पहला वाकया हुआ जून में, उसके बाद नहीं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आप जैसे रिपोर्टर अगर ये स्टोरी ना सामने लाते तो ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है शहजाद रसूल, ये तो 20-30 बच्चों को और निकल जाता। जाबिर जी जाबिर ये स्टोरी अगर मीडिया ना लेकर आता तो इसका मतलब है कि पंजाब पुलिस उस वक्त तक हरकत में नहीं आएगी जब तक हेडलाइंस नहीं बनाई जाएंगी। मेरे पास बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि यहाँ पर वही SHO तैनात था जो कि ज़ैनब कत्ल केस के मौके पर भी तैनात था, और उस वक्त भी जब हम उनसे तफसीलात मांगते थे तो वो आए शाइन करते थे। और इस वक्त भी वही SHO चुनिया में लाइन ड्रॉप हो रही है, लाइन ड्रॉप कर दें जी, कनेक्ट नहीं हो रही है। चीमा साहब क्या हुकूमत को, पुलिस को हम शरीक जुर्म कह सकते हैं? देखिए जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है मेरे पास साहब, ये कसूर का वाक़या बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा शर्मनाक है। लेकिन उसकी तरफ आने से पहले सिर्फ दो गुजारिशात मैं करना चाहूँगा। PTI की नुमाइंदा हमारी काबिल एहतराम बयान फरमा रही थी कि उस दौर में, पिछली हुकूमतों के दौर में बड़े बड़े आर्टिकल कश्मीर के बारे में इंटरनेशनल प्रेस में क्यों नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि उस दौर में किसी हुकूमत को, इंडियन हुकूमत को ये ज़रूरत नहीं हुई कि आर्टिकल 370 ख़त्म करे। किसी को ये ज़रूरत नहीं हुई कि 2 महीने तक वादी कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दे। और 2 महीने हो गए अमीर अब्बास साहब, एक इंतहा है जुल्म की कि वो जो लोग हैं इस तरह है कि ना उनको राशन पहुँच रहा है, ना बच्चों को दूध मिल रहा है, ना अद्वियात मिल रही हैं। ये हालत है, पूरी दुनिया का ज़मीर सोया हुआ है। इस हवाले से अगर यह है कि आर्टिकल आते हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें पिछली हुकूमतों का कोई कसूर है। ये तो ये 370 आर्टिकल 370 का ख़त्म करना जो है इसका बायस बना, उनके मजालम इसका बायस बने। क्या आप उसमें कोई फ्रीक हैं जिनके जो आप क्रेडिट ले रहे हैं? दूसरी बात जो है वो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब की उन्होंने बात की कि आज तक ऐसा वज़ीर ख़ारिजा नहीं आया। देखे ना इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद है, उस तरह का एक, वो तो आपसे मुवाज़ना करिए ना कि आपके दौर में तो था ही नहीं ना इनको साहब याकूब अली खान याद आया। अच्छा जरा के दौर की बात करें। दूसरी बात देखें, जो कसूर की बात है, कसूर की जो बात है, देखें बड़ा ही अफसोसनाक, बड़ा दर्दनाक। जब ज़ैनब का केस आया तो आपको याद है उस वक्त यानी ये कि उस वक्त भी वो कई बच्चों को कत्ल कर चुका हुआ था। लेकिन आपको याद है, सही बात है, लेकिन आप देखें एक बात, आप देखें हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है वो कि किसी सियासी मुखालिफ के किसी अच्छे कारनामे की कोई तारीफ करे। देखें मैं गुजारिश सुन, पकड़ा गया। और दूसरी बात ये कैसे पकड़ा गया?
फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी उस लेवल पे उसको इम्प्रूव किया गया था। शहबाज शरीफ साहब ने बनाई। DNA टेस्ट हुए और ये कि कितने सैकड़ों लोगों की हुए और उसमें से वो गिरफ्तार हुआ, आपको पता है, आइडेंटिफाई हुआ मुजरम। अच्छा, बात ये है कि पुलिस के जो हालात हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। इनकी वो जो है ना, ये मेरिट पे तैनातियाँ होती हैं। हमें ख्याल था, बड़े लोगों को ख्याल था कि इमरान खान साहब आकर सियासी मुदाखलत बंद कर देंगे, वो नहीं हुई, बल्कि इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप ख़ुद पता करें कि इतनी सियासी मुदाखलत आज तक नहीं हुई जितनी अब होती है। हम अपने इलाकों में देखते हैं सारे ये है कि SHO से लेके कांस्टेबल, SHO और ऊपर SP हजरात जो हैं वो MP MNS के कहने पे लगते हैं, तैनात होते हैं। दूसरी बात जो है कि ना उनकी ट्रेनिंग है, ना कैपेसिटी बिल्डिंग है, ना कैपेसिटी बिल्डिंग वाले ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो है। ये तो अब आपने बनाना था ना। नहीं, हम तो पहली दफा तारीख में हुकूमत आई ना, हमसे भी कोताही हुई है, बिल्कुल हुई है ये। अच्छा जैसे नीलोफर साहब, लास्ट कमेंट आपसे कि सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, कोई भी हुकूमत अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुजाहरा करे, वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, क्या उससे बासपुश नहीं होनी चाहिए कि, और कम से कम उस IG को तो पकड़ें, उस IG को तो डिसमिस करें, उस IG से तो सवाल करें ना कि पहले कत्ल के बाद ये सारा कुछ क्यों नहीं किया जो तुमने चौथे कत्ल के बाद किया। देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं कि अगर ये नेग्लिजेंस है तो इसको कुछ होनी चाहिए। मैं कभी गलत का सपोर्ट नहीं करती, हमारी हुकूमत का ही क्यों। बात यह है कि जो सिलसिला चला आ रहा है ये बहुत सालों पे मुहित है और पिछले दौर में भी इस पे पेशरफ्त हुई। मैं कसूर केस के ऊपर पेशरफ्त हुई और उसी इलाके में आए हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इक़दाम करने होंगे और हुकूमत को, अपोजिशन को, सिविल सोसाइटी को मिल के एक राय पॉलिसी बनानी होगी। सिर्फ बैठ के तो हमारे बहुत सारे और नुकसान आते हैं। मैं तो फिर से ये अपील करूँ कि आए हमारे साथ बैठे, हमारे साथ मिल के कोई राय कायम करो। और फिर माजी में ऐसा होता था, छोटी छोटी कमेटीज बनती थी, अपोजिशन बैठ के पार्लियामेंट में बात करते, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में बड़ा इशू आ जाए, इशू आ जाए, सिर्फ बात लिखते हैं, डेस्क बजाते हैं, तकरीर करते हैं, जवाब तकरीर करते हैं, जवाब बेंच देते हैं। मैं ये नहीं करे कि हुकूमत आता है अपने दिफा में, हमें भी कुछ कहना पड़ता है। तो इश्यूज के ऊपर चाहिए बात होनी चाहिए, बात बेहतरी की तरफ हमें जाना चाहिए। सिर्फ ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि पंजाब में सुख सूरत ये है कि जैसे कोई किसी का डर खौफ नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लॉलेसनेस हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे इन पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब और इकरामुल्लाह दारेजू साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात करते रहेगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।